टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और ठंड बढ़ती जाती है। 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रात के 11:39 पर स्क्रोज नेस्ट पर मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक व्यक्ति सामने एक बर्फ का पहाड़ देखता है और वो तुरंत वहां मौजूद घंटी को 3 बार बजाता है और फोन करके ऑफिसर्स को बताता है कि जहाज के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जहाज को जल्दी से मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जल्दी जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज इतिहास में एक ऐसा शिप बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि एक ऐसा जहाज जो पानी में कभी डूब नहीं सकता। ऐसा उस जहाज को बनाने वालों का कहना था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक की, जिसके बारे में कहा गया था कि वो जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक शिप के पूरी तरह से बन जाने के बाद जब उसे समुद्र में उतारा गया और टाइटैनिक जहाज जब अपना पहला सफर शुरू किया, तो टाइटैनिक शिप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इस अनसिंकेबल कहे जाने वाले जहाज का पहला सफर आखिरी सफर बन गया। इतना बड़ा शिप जिसे बनाने में 1200 दिन लगे थे, आखिर वो क्यों डूब गया? आखिर उस दिन टाइटैनिक शिप के साथ क्या हुआ था? टाइटैनिक शिप को चलाने वालों ने कौन सी गलती करी थी कि टाइटैनिक शिप डूब गया? New digital scan of the Titanic. Discovery of the Titanic. Titanic we have never seen. Titanic hitting an iceberg and sinking. RMS टाइटैनिक शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। टाइटैनिक शिप को ऐसे बनाया गया था कि इसे अनसिंकेबल माना जाता था और ये इतना लग्जरियस था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 बड़े रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी, आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट भी था। उस वक्त इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद पूरी तरह से इस जहाज को बना लिया गया और अब टाइटैनिक शिप सफर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 10 अप्रैल 1912 को अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकल चुका था। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में हर तरह के लोग जा रहे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफिसर्स और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अपने सपनों को सच करने अमेरिका जा रहे थे। उस वक्त लोगों में इस जहाज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि एक ऐसा जहाज जो पानी में कभी डूब नहीं सकती। इस जहाज के कैप्टन थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। 10 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक शिप अपने पहले सफर के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका था। उस दिन समुद्र बिल्कुल शांत था और टाइटैनिक शिप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। शिप में मौजूद सभी लोग काफी खुश और एक्साइटेड थे और सभी लोग बेफिक्र थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता, जैसा कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का दावा था। लेकिन अपने पहले सफर पर निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग्स मिलने लगी, यानी टाइटैनिक जहाज जिस रास्ते से जा रहा था उस क्षेत्र में बहुत सारी आइसबर्ग्स थी जो जहाज के लिए खतरा बन सकती थी। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक शिप इन आइसबर्ग्स से बचकर निकल जाता है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता। बताया जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि जहाज का स्पीड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि टाइटैनिक शिप 6 दिन में अपने मंजिल तक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ सके। इसलिए कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया और वो उसी स्पीड से चलते जा रहे थे। फिर से 14 अप्रैल 1912 को आइस वार्निंग्स मिलती है, लेकिन शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और ठंड बढ़ती जाती है। 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उस रात क्रोज नेस्ट पर 2 लोग मौजूद थे जो ठंड से कांप रहे थे और रात का समय होने से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रात के 11:39 पर इस क्रोज नेस्ट पर मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक व्यक्ति सामने एक बर्फ का पहाड़ देखता है और वो तुरंत वहां मौजूद घंटी को 3 बार बजाता है और फोन करके ऑफिसर्स को बताता है कि जहाज के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जहाज को जल्दी से मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जल्दी जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो,
लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस जहाज का फ्रंट राइट वाला भाग आइसबर्ग से टकराता है। इस टक्कर के बाद इसके कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगता है। टकराव के बाद कैप्टन और ऑफिसर्स इसे देखने पहुंचते हैं कि इस टक्कर के कारण जहाज पर कितना प्रभाव पड़ा है। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि ये जहाज तो डूब जाएगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल शॉक हो गए क्योंकि ये जहाज तो अनसिंकेबल था। कैप्टन तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को यह ऑर्डर देते हैं कि रेडियो सिग्नल भेजो ताकि अगर हमारे आसपास कोई और जहाज मौजूद होंगे तो वो आकर हमें बचा लेंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेजने लगते हैं और बाकी के क्रू मेंबर्स हवा में रॉकेट्स और फ्लायर्स जलाने लगते हैं ताकि कोई जहाज इसे देखकर उन्हें बचाने आ जाए। लेकिन ना ही उन रॉकेट्स और फ्लायर्स को कोई देखता है और ना ही उन सिग्नल्स का कोई रिस्पॉन्ड आता है। फिर भी जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। करीब 20 मिनट बाद टाइटैनिक के पास मौजूद एक जहाज RMS कारपेथिया सिग्नल को रिसीव करता है और टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और अगर वे अपने फुल स्पीड से भी आते तो भी उन्हें टाइटैनिक शिप तक पहुंचने में 3.5 घंटा लग जाता। अब कैप्टन को ये रियलाइज हो चुका था कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे और ये जहाज जल्द ही डूब जाएगा। इसलिए कैप्टन ने यह ऑर्डर दिया कि लोगों को लाइफ बोट में बैठाकर शिप से बाहर निकाला जाए। लेकिन शिप में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जिस पर लगभग 1200 लोग ही आ सकते थे। लेकिन जहाज में लगभग 2200 के करीब लोग थे। लाइफ बोट्स में लोगों को बैठाकर नीचे उतारा जाने लगा लेकिन अधिकतर पैसेंजर्स बेफिक्र थे और उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कैसे डूब सकती है। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उस लाइफ बोट में अभी आधी जगह खाली थी। लेकिन धीरे धीरे जब जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा और जहाज टिल्ट होने लगा तब लोगों को लगा कि ये जहाज तो डूब रही है। तब लोग पैनिक हो गए और जहाज में अफरा तफरी होने लगा। लोग लाइफ बोट में कूदने लगे। धीरे धीरे करके सारे लाइफ बोट्स उतार दिए गए लेकिन अब भी इस जहाज में लगभग 1500 लोग मौजूद थे। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप से कूदने लगे लेकिन पानी इतना ठंडा था कि जिन लोगों को तैरना भी आता था वो लोग भी नहीं बच पाए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था जिसमें कूदने के कुछ ही मिनटों बाद ही व्यक्ति की मौत हो सकती है। आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे डूब गया। कभी न डूबने वाला यह जहाज कुछ घंटों में समुद्र के अंदर समा गया। शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अंत तक लोगों को बचाने में लगे रहे और फिर शिप के साथ डूब गए। RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक शिप पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहा था वो टाइटैनिक शिप के डूबने के लगभग 1 घंटे बाद पहुंचता है और देखता है कि ये शिप तो डूब चुकी है। लेकिन लाइफ बोट्स में लगभग 705 लोग बच गए थे। उन्हें ये शिप बचा लेती है। पर बाद में पता चलता है कि उस वक्त एक और शिप मौजूद था जो टाइटैनिक शिप के काफी पास था और ये टाइम पर पहुंचकर टाइटैनिक शिप के पैसेंजर्स को बचा सकता था। जी हाँ दोस्तों, उस शिप का नाम था SS कैलिफोर्नियन। ये जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। दरअसल इसी जहाज ने टाइटैनिक को आइसबर्ग्स की आखिरी सिग्नल दी थी। इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग्स हैं, ध्यान से चलो। उस रात 11:15 पर इस शिप के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। खतरे को देखते हुए उस रात वे लोग वहीं रुक गए थे और उनका रेडियो भी बंद था, इसलिए उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। कहा जाता है कि जो रॉकेट्स और फ्लैश टाइटैनिक शिप के क्रू मेंबर्स के द्वारा जलाया जा रहा था उन्हें SS कैलिफोर्नियन के शिप के क्रू मेंबर्स ने देखा था और उन्होंने अपने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन कैप्टन को लगा उस जहाज में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं और वही पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें टाइटैनिक शिप की बहुत से इमरजेंसी कॉल्स मिलते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो चुकी थी और उन्हें सिर्फ पानी पर तैरते हुए डेड बॉडीज मिलती हैं। टाइटैनिक शिप के डूबने के बाद इसके मलबे को ढूंढने में 73 साल का समय लगा और टाइटैनिक शिप को 1985 में ढूंढ लिया गया। टाइटैनिक शिप के डूबने को लेकर कई अलग अलग रिसर्चेज और थ्योरीज मौजूद है। इसका मलबा जो समुद्र की गहराइयों में मौजूद है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और कई रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।